connect the people who can be helpful to you in the journey of success. कहाँ से स्टार्ट हुई है जर्नी? The way my approach to life, the incidents, the happenings, the requirement of situations, तो उसमें हार्ट बीट्स तो मेरी बढ़ चुकी थी. Okay. क्योंकि उनके सवाल थे मेरे से कि आपने एनसीसी किया है, मैंने बोला नहीं किया है. नहीं किया है. आप मैराथन वगैरह दौड़े हैं, मैंने कहा नहीं दौड़े हैं. आप जिम विम जाते हैं, मैंने कहा नहीं जाते हैं. तो तब फिर आपको थोड़ी दिक्कत आने वाली है. किसी भी देश की मिलिट्री या फिर उसका डिफेंस उसके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है. और अगर हम बात करते हैं कि ये बनता कैसे है, तो ये बनता है लोगों से. और ये ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जान जोखिम में डाल के अपने देश की सेवा करते हैं. आज हमने बात करी है लेफ्टिनेंट कर्नल शिवेंद्र कुमार पांडे से, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करे हैं और काफ़ी कुछ सिखाया है. इस एपिसोड को हमने 2 पार्ट्स में किया है क्योंकि वो काफ़ी लंबा हो गया था. तो फर्स्ट एपिसोड ये है एंड इसके बाद सेकंड एपिसोड कुछ दिनों में आ जाए. अगर आपको ये वीडियो छोटे छोटे क्लिप्स में देखना है तो हमने एक नया चैनल भी शुरू किया है, क्या सीन है शॉर्ट्स, जिसपे आप इसी एपिसोड के छोटे छोटे क्लिप्स देख सकते हैं. उनसे आप कम समय में ज़्यादा जानकारी ले पाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 12 ऑफ क्या सीन है. सर बहुत अच्छा लग रहा है आप हमारे साथ बैठे हैं. वी आर वेरी एक्साइटेड. ये एपिसोड के लिए आई वॉज प्लानिंग पिछले काफ़ी दिनों से एंड दिस इज़ समथिंग डिफरेंट जो हम यूजुअली करते हैं. वॉट वी डू इज़ वी फोकस ऑन स्टार्टअप्स, नए बच्चे, नए लोग, यंग जनरेशन जिनके पास कुछ अलग ही कुछ आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं. एंड बट अगेन उन लोगों को भी किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी की ज़रूरत पड़ती है जो उनको गाइड करेगी चीज़ों को एग्जीक्यूट कैसे करना है, चीज़ों को प्लान कैसे करना है. तो सर जर्नी आपकी बहुत लंबी रही है जितना हमने आपके बारे में देखा सुना. स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुई ये जर्नी? पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच विख्यात एंड योर एंटायर टीम, especially for this opportunity. You know, all the capabilities and experiences are of no use if it cannot reach the part which requires the most. ये जर्नी मेरी जो है ये इन बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को लेकर के आज यहाँ पे आई है. I started my journey right when I was in class 11th. And it was a very wonderful experience and something very new to be done in 1997. Okay. The idea before starting that journey was again the same idea which is today, to connect the people who can be helpful to you in the journey of success. Okay. So in 1997, the one thing which was very prevalent in that time कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना. It was a very good sort of earning pocket money while making yourself academically strong. 1997 में I got this opportunity and because I used to participate in all the extra co-curricular activities of the school, तो उससे मेरे को एक opportunity मिलती थी दूसरे schools में जाने का, उन वहाँ के बच्चों से मिलने का, कुछ सीखने का. एंड ये जर्नी मैंने 1994 से स्टार्ट की थी. क्लास 8 से मैंने स्टार्ट की थी. आई मेड इट my rule that I have to participate and I have to do my best in any participation that I make. Okay. There were times when मैं केवल एक्स्ट्रा में ही जाता था, but my only aim was कि मुझे जाना है. So एक नेटवर्क बना, एक हम लोग का ग्रुप बना. एंड 1997 में when I got the first offer कि मैं किसी की हेल्प करूं, किसी बच्चे को गाइड करूं उसके क्लास 10th के लिए जी. Then I realized कि it can be done in a more cohesive manner. Okay. तो मेरे जितने भी स्कूल, बाकी सारे स्कूल्स में जिसमें मैं जाता था, वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त यार जो बन गए थे. मैंने उन सब से बात की, उनसे मिला. हमने एक नेटवर्क बनाया लखनऊ में, जहाँ पे लखनऊ के जो टॉपर्स थे स्कूल के, वो लोग 3 days a week के कॉन्सेप्ट पे 1997 में हमने ट्यूशंस उठाने शुरू किए थे. Okay. जिसमें कि तो मेरा रोल था वो दैट वाज ओनली टू गेट द क्लाइंट्स. पढ़ाने का सारा रोल जो था वो दे वर द टॉपर्स ऑफ द वेरियस स्कूल्स जो हमारे नेटवर्क में थे. एंड दैट वाज द फर्स्ट ट्यूटर नेटवर्किंग इन 1997 व्हिच
me and my friends have started, and which what brought a revolution in the tuition segment. That make me independent from the financial burden of my parents, you know, because बहुत सारे आपको कहीं घूमने जाना है, आपको बुक्स लेनी है, आपको कॉमिक्स लेनी है. I was ardent fan of Super Commando, Dhruv, Nagraj, you know, and there were many more, Dogo, the super hero. So ये सब कॉमिक्स वगैरह खरीदने में, स्कूल के ब्रेक में जाके फ्रूट बन केक खाने में, दोस्तों को खिलाने में, कोल्ड ड्रिंक पीने में. So the life was quite good. From 1997 sort of I was independent. बड़ा मजा आता था. फिर ग्रेजुएशन में पहुंचे हम लोग. लखनऊ से ही मैंने पढ़ाई की है अपनी. ग्रेजुएशन किया मैंने. ग्रेजुएशन में हम लोग काफ़ी एक्टिव थे स्टूडेंट पॉलिटिक्स को लेकर के, स्टूडेंट वेलफेयर को लेकर के. तो काफ़ी काम किया वहाँ पे भी हमने. वहाँ पे हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिली. हमें मौका मिला, अगर आपको याद हो, एक टाइम आया था, आप लोग तो शायद तब बहुत छोटे रहे होंगे, कि जब मैग्नेटिक बेल्ट्स का एक बहुत बड़ा मार्केट बूम आया था, कि अगर आपको मोटापा कम करना है तो आप मैग्नेटिक बेल्ट पहनिए. सोना स्लिम बेल्ट कुछ करके सॉर्ट ऑफ सम एड्स आते थे टीवी पे. दैट इज द रिफाइंड वर्जन ऑफ मैग्नेटिक बेल्ट. ओके. मैग्नेटिक बेल्ट्स में वो 8 या 10 मैग्नेट्स लगे होते थे, एंड एक बेल्ट के शेप में होती थी, जैसे सोना बेल्ट होती है. एंड इट वाज एडवर्टाइज्ड कि इससे बीपी सही हो जाता है, बैक एक सही हो जाता है, मोटापा कम हो जाता है. तो एंड दिस इज द पेन पॉइंट ऑफ 99% ऑफ पॉपुलेशन, यू नो. तो अच्छा सेल जनरेट कर रहा था ये कॉन्सेप्ट. मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिला. मैंने जब इसको बनवाया तो मुझे 50 रुपए के मैग्नेट लगे, 50 रुपए का चमड़ा लगा, और 100 रुपए उसकी बनवाई लगी. तो 200 रुपए में वो बेल्ट जो मार्केट में 4000 रुपए की बिक रही थी, वो 200 रुपए में मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बन के आ रही थी. आई स्टार्टेड सप्लाइंग इट टू दी सेलर्स एंड इंडिपेंडेंट क्लाइंट्स जो कोई मुझे मिल जाते थे. सो दिस स्टार्टेड in my graduation alone. I got an opportunity. I had my friends who were working with the restaurants. Okay. लखनऊ का एक बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट था, अभी तो मेरे को पता नहीं कि अभी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है. नाम था, हजरतगंज में. Okay. वंडरफुल रेस्टोरेंट, वंडरफुल इंडियंस, और क्या खाना बनाते थे वो लोग. तो वहां मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि क्लाइंट्स बढ़ाने हैं, कस्टमर्स बढ़ाने हैं. एंड इट वाज जस्ट अ रफ डिस्कशन, अ कैजुअल डिस्कशन among friends, in which the manager was also the participant, because the conversation was of his interest. तो हमने वो पहला काम किया. हमने क्लाइंट्स, हमने डिस्काउंट कूपन्स, एक पे एक फ्री, 50% ऑफ, आप गेस्ट को लेकर के आएंगे, गेस्ट खाना नहीं लगेगा. सो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट. बड़ा हिट हो गया कॉन्सेप्ट लखनऊ में. फिर वो ऑफिशियली फॉर्मली कंपनीज बना के काम करने लग गई. सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. फिर 2003 में I met a psychologist, Okay. wonderful person, and the idea to meet him was कि मैं भी SSB की तैयारी कर रहा था. Okay. And he was a renowned name जो कि SSB की ट्रेनिंग करवाते थे. मैं उनका नाम लेना चाहूँगा कैमरे पे, मिस्टर JB मल. उनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ. Okay. मेरी जिंदगी की दिशा वहीं से चेंज हुई. Okay. The way my approach to life, the incidents, the happenings, the requirement of situations, and reaction to those situations, ये सारा का सारा मैंने उनसे सीखा. जी. कह सकते हैं कि मेरी विजन बढ़ गई. Okay. पर्सपेक्टिव चेंज हो गया मेरे लाइफ का. चीजों को देखने का, समझने का मेरा नजरिया बदल गया. तो उनके साथ मैंने काफी लंबा समय बिताया. उनके साथ मैंने उनकी एकेडमी के लिए बिजनेस प्रमोशन किया. मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता था. ये है 2003 की बात. 2003 से 2005 तक. 2003 से यानी 2 साल आपने ये किया. हाँ. एंड साइमल्टेनियस, अच्छा इसमें कुछ भी मैं फुल टाइम नहीं कर रहा हूँ अभी तक. ओके. इट वाज ऑल पार्ट टाइम, यू नो. मौका मिला, कर लिया, निकल गए. अच्छा, जो अच्छा लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है, वी आर डूइंग इट. देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं. ओके. कुछ तो करना ही है यार. अब बाइक पेरेंट्स ने दिलवा दी है. ओके. उसमें तेल तो डलवाना है ना. बिल्कुल सही बात है. यू कांट गो टू योर पेरेंट एवरी टाइम कि पापा 100 रुपए दे दो यार. सो इट डज नॉट वर्क दैट वे. जी. तो बस वही वो पेट्रोल का पैसा, दोस्तों के साथ घूमने फिरने का पैसा, कहीं कैंटीन में जाके बढ़िया खाने का मौका. जी.
तो इन सब के लिए करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। जी। फिर थोड़ा हमने बिजनेस बढ़ाया, शेखर एकेडमी, मिस्टर जेवी मल, तो लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया उन्होंने। एंड 2005 में मैं टेरिटोरियल आर्मी में कमीशन हुआ। ओके, तो ये जो चेंज हुआ पर्सपेक्टिव आपकी लाइफ में, तो क्या चेंज क्या था? क्या आपने आर्मी में उस चेंज के बाद सोचा जाने का, या फिर आपने प्लान था पहले से कि जाना है, तो बस वो था कि एक वो मिल गया पुश के नाउ इज द टाइम? नहीं, देखिए, आर्मी में तो मैं बचपन से जाना चाहता था। ओके। क्योंकि मैं लखनऊ में एक एरिया है तेलीबाग, ओके। इट इज जस्ट एडजेसेंट टू द कैंट, ओके। एंड हम शॉर्टकट से स्कूल जाते थे। वी यूज्ड टू बाइक अराउंड, साइकिल से जाते थे, मैं मेरे सारे दोस्त हम इकट्ठे होते थे, एंड वी यूज्ड टू राइड टू स्कूल। जो शॉर्टकट था, इट वेंट थ्रू द कैंट ओनली। Okay. तो बचपन से मैंने देखा ही नहीं कुछ और, मैंने फौज ही देखी। एंड एक बैक ऑफ द माइंड, देखिए, हमारे हम कौन सी फील्ड चुनते हैं काम करने के लिए, उसमें सबसे अहम चीज जो होती है, वो जहां से मेरी शुरुआत होती है हमारे प्रोफेशनल करियर की, वो होती है डिजायर। ओके, बिल्कुल। एंड डिजायर जो है, इट इज नेवर कैलकुलेटेड, इट बिकम्स योर पार्ट ऑफ लाइफ बाय द एम्बियंस एंड द सराउंडिंग्स। ओके। मेरी सराउंडिंग ही वही था, मेरा एम्बियंस ही वही था। मैं जहाँ रहता था उस घर में ऐसा कोई घर नहीं था शायद जिसमें एक आर्मी ऑफिसर नहीं था। यस, यस। सो अच्छा लगता था, उनका बात करने का लहजा अच्छा लगता था मेरे को, उनका चलना उठना बैठना अच्छा लगता था मुझे, तो मैं बहुत इन्फ्लुएंस था जी। उनसे। एंड क्योंकि मैं उनसे इन्फ्लुएंस था, तो मैंने सैम मानेकशॉ को बहुत डिटेल में स्टडी किया। राइट, क्योंकि if we talk about an example of an army officer, जी। nobody can match. आज के डेट में तो nobody is matching जी। what Sam Manekshaw did. जी। तो ये बचपन का था। जो पर्सपेक्टिव मेरा शेखर एकेडमी में चेंज हुआ, वो दूसरे की बात सुनना, पढ़ना और समझना। ओके। ओके। यू नो, बिकॉज हम जरूरी नहीं है कि जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो हम एकदम वही उन्हीं शब्दों ठीक का से बोल पा इस्तेमाल रहे हैं। करके लिख दें। जी। यू नो, चाहे वो प्रॉब्लम रिड्रेसल हो या एस्पिरेशन हो, एनीथिंग। तो टू अंडरस्टैंड व्हाट द एक्चुअल कन्वेंस ऑफ द मैसेजेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। ये पर्सपेक्टिव जो है, ये मैंने वहां पे सीखा। ओके। पर्सनैलिटी को समझना सीखा मैंने वहां पे। तो जैसा सर मुझे जो समझ में आ रहा है, दैट इज कि आपको आर्मी में जाना था बचपन से ही, आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं, आपने अलग अलग चीज़ों में हाथ मारा है। इंटेंशन कुछ भी हो, आप बच्चे थे, जवान लड़के थे, तो आपने सोचा कि चलो ये भी देख लेता हूँ, ये भी देख लेता हूँ, ये भी देख लेता हूँ, जहाँ लग जाए, ताल लग जाए जहाँ पे। उसके बाद फिर आपने 2003 में आप अपने मेंटर से मिले। जी। अब हम बात करते हैं कि जो आपने बताया कि आपको उससे ये समझ में आया कि लोगों की बात समझनी कैसे है और अपनी बात को और अच्छे से समझाना कैसे है। बिल्कुल बिल्कुल यही है। उसके बाद यू एनरोल्ड इन द आर्मी। ओके, तो अब यहाँ से आर्मी की जो जर्नी रही है आपकी, कैसे स्टार्ट हुई? वो दिन कैसा था पहला जब आपने वहाँ पहुँचे? आप अब आपकी ट्रेनिंग शुरू हो रही है, राइट? तो क्या थी वो फीलिंग? टाइम ट्रैवल किया था मैंने 24 अक्टूबर 2005 को, जब मैंने पहली बार अपने यूनिट में रिपोर्ट किया था। ओके। बिकॉज जैसा मैं देख रहा था, जैसा मैं सोच रहा था, जैसा मैं पढ़ रहा था, वैसा कुछ भी नहीं होता। अलग दुनिया है वो, एंड बहुत बेहतरीन दुनिया है वो। ओके। वो डिस्क्राइब ही नहीं की जा सकती है। एंड 24 अक्टूबर 2005 सुबह 3:30 बजे मेरी ट्रेन पहुंची थी लुधियाना। रिपोर्ट किया था मैंने, एंड मुझे लेने के लिए ट्रक आया था। एक हमारे जेसीओ साहब होते हैं, एक जेसीओ साहब मोहन सिंह साहब आए थे, बहुत बेहतरीन, मतलब पहला उनसे इंटरेक्शन, आई वाज इम्प्रेस्ड जी। एंड उन्होंने मुझसे 4-6 सवाल किए उसी जर्नी में। वो 15 मिनट की जर्नी थी मेरी यूनिट तक पहुंचने में। तो उसमें हार्ट बीट तो मेरी बढ़ चुकी थी। Okay. क्योंकि उनके सवाल थे मेरे से कि आपने एनसीसी किया है? मैंने बोला नहीं किया है। नहीं किया है। आप मैराथन वगैरह दौड़े हैं? मैंने कहा नहीं दौड़े हैं। आप जिम विम जाते हैं? मैंने कहा नहीं जाते हैं। तो फिर आपको थोड़ी दिक्कत आने वाली है। तो आई नाउ द पिक्चर वाज क्लियर टू मी कि बट आप
सोचोगे ना कि थोड़ा टाइम लगेगा, आप जाओगे, एक दो दिन रेस्ट, ऐसा नहीं होता है। ओके 3:30 मैं 4 बजे से पहले यूनिट लोकेशन के अंदर में था एंड आई वाज ऑर्डर्ड कि 5:30 बजे पीटी है, आपको बीपीटी रूट दिखाने का आदेश है। ओके तो बीपीटी रूट इज अ 5 किलोमीटर रन जो कि हम लोग जनरली बैटल गियर में करते हैं, बट क्योंकि मेरा फर्स्ट डे था एंड एरिया ओरिएंटेशन था, मुझे केवल दिखाना था। तो मेरे को मैं 5:30 बजे अपना पीटी ड्रेस लगा करके पहुंच गया ट्रेनिंग ग्राउंड में एंड हर चीज़ को करने का एक दस्तूर होता है और वो कितना ज़रूरी होता है ये चीज़ फौज ने बताई। ओके तो बिफोर commencement of any event there is a protocol that has to be followed. There is a parade, there is a drill to bring everybody in the same uniformity, same जोश, same motivation में लेकर के आने के लिए। तो परेड में गए, खड़े हुए, कुछ पता तो था नहीं करना क्या है, तो जैसा जो बताता रहा वैसे वो करते रहे। उसके बाद में मेरा बड़ी डिटेल हुआ, जो मेरे साथ में दौड़ने वाला, जो मुझे 5 किलोमीटर का बीपीटी रूट एरिया ओरिएंटेशन करवाने के लिए डिटेल हुआ था। तो उसने बोला कि साहब चल के चलोगे, दौड़ के चलोगे? ओके तो अब फौज है तो दौड़ के ही चलेंगे, चल के कौन चलता है? सही बात है। बोलता आप दौड़ लेते हैं? मैंने कहा अब दौड़ तो लेंगे ही, मतलब देयर इज नो सेकंड क्वेश्चन। तो बोलता साहब तेज दौड़ोगे? मैंने बोला हाँ दौड़ लेंगे जहां तक दौड़ पाएंगे। तो मेरे एरिया ओरिएंटेशन में एंड आई डिडंट न्यू दैट आई वाज इन अ प्रैंक। ओके 5 किलोमीटर का रन था, वी स्टार्टेड रनिंग एंड बट ऑब्वियस है आई हैव द मैक्सिमम रन दैट आई हैव डिड माय लाइफ वाज 500 मीटर्स। बॉल पकड़ने के लिए दौड़ के चले गए, किसी के घर चले गए, मांग के लेके आ गए, बस इतना दौड़ होती थी जी। तो अब हमने जब दौड़ना शुरू किया तो अब वहां एंड माइन वाज द खालसा बटालियन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल इन दिस। ओके एंड माय बडी वाज आल्सो अ खालसा। ओके He took a sprint and the second turn he was out of my sight. ओके Right? So he was running very fast. I just tried to cope. Then I gave up. Then I walked back. I can see, you know, say 2 kilometers ahead of me, if the road is straight, I can see that the chap is running. Right? But I know that to reach him as on date is impossible for me. Later on they told me that every 1500 to 1000 meters there was another Khalsa standing to take the sprint. ये बंदा यहाँ से जाता था उधर अंदर, वो दूसरा बंदा दौड़ के आगे। So they were running 1500 meters and I had to run the entire 500. So I could not match. So it was a lighter note. They were having fun of me. Later on it became such a humorous fact, you know, it became a joke in unit. Okay. Which was enjoyed by, I also enjoyed it because this was an experience. You don't get these experiences anywhere else. Yes. So this was my day one. But then I had interaction with my first commanding officer. Okay. Again, I would say that the person that I met as my first CO, the experience was, it cannot be described in words. Because for me, it was he was the person who made me an officer which I am today. The one-liners that he gave me, they have shaped my military career. ऐसा कोई जो आप यहाँ पर शेयर कर पाए हमारे साथ? कि ना कहने की ताकत तो तुमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दी है कमीशन के साथ। ओके ताकत का इस्तेमाल वो है जब आप हाँ कहें। अच्छा ओके तो लाइक दिस एंड पढ़ना नहीं करना जरूरी है कि डोंट ट्राई टू लर्न फ्रॉम द बुक्स डू इट यस do it wrong, do it again. So many things offhand I cannot recall, but right. there are incidents in my life when I quote him, well, for examples related to those situations. So it was wonderful. The first day was amazing and subsequently every day was amazing. The army gave me everything that a person needs to survive. Man, money, material management. I can bet no MBA can grant you on-hand experience जी while making you MBA ready. ओके तो सर जैसे हमने अभी मतलब हमने 2005 में आर्मी में एनरोल किया खुद को एंड हम उसके बाद 2010 तक हम बन गए कैप्टन जो कि मैं कहूँगा कि मतलब एक तो फिर क्या चेंज हुआ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि
एक आदमी जो कभी दौड़ा नहीं था जैसा आपने खुद बताया, और वहां से बीइंग अ कैप्टन इन द आर्मी, क्या चेंज आया लाइफ I became an army officer. में? It was the change. And I became the army officer what I read for Sam Manekshaw. ओके. I felt every moment, every time I was in uniform, it was a matter of pride for me. ओके. And my every action, my every decision, my way of handling men's situation or my duty situation, it was totally as per the philosophies and guidelines what Sam Manekshaw must have done in such situations. ओके. So, but technically कहें तो एक पे बैंड में चेंज के अलावा एज सच बाकी और कोई चेंज था नहीं. रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम थी एंड इट इज बेसिकली इट्स अ टाइम स्केल प्रमोशन जो कि आपको सब्सिक्वेंटली हर किसी को मिल ही जाता है. Okay. 2 साल 3 साल 4 साल Okay. के बाद में. नहीं, बट जैसे कि लेट्स से आप इनरोल होता है कोई नया आदमी है जो आज इनरोल हुआ, तो उसके ऊपर उतनी जिम्मेदारी है कि खुद का ध्यान रख ले, अपने आसपास के 2-4 लोगों का जो उसके दोस्त हैं यार है सबका ऐसे ध्यान रख ले. बट नाउ दैट यू आर अ आर्मी कैप्टन, तो तब आपके पास पूरी टीम है शायद. It is, look, it is the best form of human resource management. ओके. Right? And this format of human resource management contributes to your development more than the development of your subordinates. ओके. हम जब आर्मी में होते हैं, अपने जवानों के साथ में होते हैं, तो हमें सब कुछ पता होता है. अपने जवान के सारे दुख पता होते हैं, अपने सैनिकों के घर में क्या चल रहा है, उनके जमीन का विवाद तो नहीं है, उनके भाई को नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो क्या तैयारी कर रहा है, Right. उसके माता पिता के स्वास्थ्य तो खराब नहीं है. बिकॉज आप एक सैनिक को आप ऐसी टरेन्स, ऐसी टफ डिप्लॉयमेंट में जब आप भेज देते हैं, और अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं कि बैक ऑफ एट हिज होम if he is not happy, he is not satisfied, he is not carefree, you know, then he cannot contribute here. He will be mentally, he will be present there with the family. Right. So हमारा एक बहुत cohesive bonding होती है. It's a family bonding with our men. And same is, I can't hide anything being their leader, and they can't hide anything being my subordinates. You know, that cohesiveness is very much important, and to maintain that is the leadership role. राइट. तो ये जो जब आप लाइक लेट्स से 2005 से लेकर 2010 तक का टाइम था, ये सर पोस्टिंग कहाँ थी हमारी? 2005 में लुधियाना में कमीशन हुआ था एंड मार्च 2007 में मैं कश्मीर गया था. कश्मीर गया था. कश्मीर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. कैसा था कश्मीर? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको जर्नी बताता हूँ अपनी. दिल्ली से जम्मू रिपोर्ट किया मैंने, तो हम शाम को पहुंचे, जीरो एक्सपीरियंस, पता नहीं है कि क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है. बट जैसे मुंबई लोकल में है ना, आप बस प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, ट्रेन में खुद चले जाओगे, ट्रेन से उतर भी खुद चले जाओगे. यू नो, पब्लिक मैनेजर्स है जी, वही सेम. आप बस वारंट लेकर के फौज का ट्रेन में चढ़ जाओ, आपको फिर वो खुद ही लेके चले जाएंगे. ओके. आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है जी. तो जम्मू ट्रांजिट कैंप पहुंचा, वहां पे और भी मेरे जैसे नए नए ऑफिसर्स मिले मुझे. जी. उनके साथ बातें की, दोस्ती की, मैस गए, पार्टी की, नाचे गाए एंड मजे किए, सो गए, सुबह उठे, बस में बैठे और चल पड़े. जो बस में बैठ के चल पड़े हम, एंड द मोमेंट वी क्रॉस द जवाहर टनल, ओके. ओ जन्नत अगर कहीं है, वो कश्मीर में है. कश्मीर में है. तो ऐसे ही नहीं अमीर खुसरो साहब ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि ऐसे नहीं बोला है यार, वाकई में है. लेकिन अब एक फौजी को जब वो बुलेट प्रूफ पहन के सर पे पीछे, सर पे आगे हथियार, गोला बारूद लेकर के चलता है, तो वो जो वजन हो जाता है उसके साथ, वो वादियां वहां काटने लग जाती हैं. तो फौजी के लिए छोड़ करके बाकी सबके लिए वो स्वर्गीय है. ओके. तो मैं जब पहुंचा, मैं आई वेरी फॉन्डली रिमेम्बर, मैंने मेरे वाइफ को चिट्ठी लिखी. ओके. मैंने बताया उस चिट्ठी में कि मैं ऐसे ऐसे आया, मैंने ये देखा, वादियां मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ इनके सिवा कहाँ जाओगे. सॉर्ट ऑफ बहुत रोमांटिक था, बहुत अच्छा लगा. बट फिर जब मैं पहाड़ पे गया, फिर वहां से रोज सुबह नीचे आना है, फिर वापस जाना है, फिर ऊपर वाले पहाड़ पे जाना है, एंड साथ में बैटल वेट भी लेके जाना है.
जी तो तब वो पहाड़ अच्छे नहीं लगते थे, फिर वो पहाड़ इतने खराब लगते थे कि देख के लगता था कि अच्छा इस पहाड़ पे जाना है क्यों। अब पर्सपेक्टिव जी जी। तो बस ये थोड़े से। तो ऐसा कोई सर किस्सा, लेट्स से अगर मैं बात करता हूँ कश्मीर की, तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माय माइंड इज के बर्फ। तो ऐसा कुछ इवेंट्स, कुछ इंसिडेंट्स जो बर्फ से रिलेटेड हों, कुछ आपने किया हो, कोई ऑपरेशन जिसके बारे में आप थोड़ा सा बात कर सकते हैं? अब हाँ, मतलब जिन बातों में बात कर सकते हैं वो तो ज़रूर की जाएंगी। हाँ बिल्कुल। तो कश्मीर में एज सच बर्फ का भी पहला ही एक्सपीरियंस था मेरा। ओके, तो आपने उससे पहले कभी पहले तो बर्फ नहीं देखी थी मैंने, नहीं देखी थी? ओके। और बर्फ से टकरा के सनलाइट भी जो है लेजर बीम की तरह काम करती है, ये सब वहीं पता चला हमें। हम जब हिल टॉप्स पे थे हमारी डिप्लॉयमेंट, तो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि तब तक शायद डेवलपमेंट इतना नहीं पहुंचा था, या रिसोर्सेज की हमारे पास, जैसे जैसे हम इंटीरियर्स में जाते रहते हैं वैसे वैसे रिसोर्सेज का पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता चला जाता है। आज का सीन अलग है नाउ, बिकॉज एवरी प्लेस द रोड्स आर गेटिंग देयर, जी पहुंच रहे हैं। तो हमारे कुछ जवान टेंट्स में रहते थे पहाड़ों के ऊपर, तो हवा चलती थी, बारिश होती थी, तो पकड़े खड़े रहते थे कि उड़ ना जाए, क्योंकि अगर उड़ गया तो फिर क्या करोगे जी। सो देयर वर वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस। तो हम लोगों ने बंकर बनाए, हम लोगों ने इन द सेंस, देखो मैं केवल कह सकता हूँ कि हम लोगों ने बनाए, हम में मैं नहीं हूँ। ओके। हाँ, फौज अकेले कभी काम कर ही नहीं सकती है, ओके है ना। फौज अकेले सोच भी नहीं सकती है ओके कि मैं सोच लूं और मैं सोच के करवा दूं, फौज ऐसे काम नहीं कर पाती है। देयर हैज टू बी एवरी पर्सन इन्वॉल्व इन योर आइडिया। तो जब हमने ये एक लार्ज स्केल पे हमने प्रोजेक्ट शुरू किया कि हमारी सारी पोस्टों के ऊपर बंकर होने चाहिए, उनमें बेड्स होने चाहिए कि ताकि मतलब पानी भी अंदर आ जाए तो जवान का सामान ना हो, अलमीराज होने चाहिए, मतलब एंड सब एडहॉक अरेंजमेंट्स होने चाहिए कि हम अब कोई लोड लेके तो ऊपर चढ़ेगा नहीं। एंड क्या जोशीले जवान, क्या जिसको कहते हैं शूरवीरता, ओके, कर गुजरने का जज्बा, हाँ, कि अगर हम हैं तो हम हैं। तो ये के मेरे जवानों ने मुझे पहली बार दिखाया कि अगर हम चाह लें तो आसमान भी नीचे लेके आया जा सकता है। राइट। द मोमेंट ऑफ प्राइड जो था मेरा में, हमारे पास एक पोस्ट थी, वहां पे हमने ईंटों का बंकर बनवाया था। जी सर। तो जैसे मतलब बंकर्स हमने कर लिए लोगों के साथ मिलके, एंड यस ऑफ कोर्स जैसा आपने बोला कि आर्मी अकेले कुछ नहीं कर पाती, लोगों का साथ चाहिए होता है। बिल्कुल। ओके। तो इसके बाद मैं कहूँगा कि कुछ चीज़ें इंप्रूव हुई होंगी हमारे लिए वहाँ पे। इट वाज वंडरफुल देन वी हैड एवरीथिंग दैट वी नीड। ओके। हमारे पास अपने कपड़े रखने के लिए अलमारियां थी, ओके। हमारे पास सोने के लिए बिस्तर थे, ओके। हमारे पास यूज करने के लिए बाथरूम्स हो गए थे। ओके। तो वी हैड एवरीथिंग ऑन आवर पोस्ट। तो यानी कि कश्मीर जन्नत बन गया था वापस से। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जन्नत में छोटे छोटे बंकर हमने ही बना लिए थे। चलिए ठीक है। ओके। तो सर इसके ये हुआ अपना 2010 तक आप वहाँ थे कश्मीर में, उसके बाद फिर क्या किया आपने? 2010 में मैं डिसम्बॉडीमेंट आया एंड हमने प्रोपराइटरशिप। अच्छा सर, आपको रोक रहा हूँ, ये क्या होता है थोड़ा सा लोगों को अच्छा समझाइए, आम लोगों को नहीं पता होगा इसका मतलब। अच्छा, देखिए टेरिटोरियल आर्मी में एक कॉन्सेप्ट है डिसम्बॉडीमेंट का। ओके। तो ऑल्दो ये जो कहानी है ये शुरू तो 1920 में होती है, लेकिन अब क्योंकि हम 1920 से अभी पहुंच नहीं पाएंगे, तो मैं आपको केवल इतना बताता हूं कि एक प्रेसिडेंस है डिसम्बॉडीमेंट का कि आप जब मर्जी तब टीए की नौकरी छोड़ करके आप घर आ सकते हैं। ओके। और जब आपका मन हो तब आप करने जा सकते हैं। ऐसा एक नरेटिव है, एक ऐसी प्रेसिडेंस है पहले का। ओके। तो तब उस पहले में मैं भी था, तो मैं डिसम्बॉडीमेंट आया था। ओके। 2010 सितंबर में। ओके। एंड जब मैं डिसम्बॉडीमेंट भी आया था, मेरी बेटी बहुत छोटी थी, 2 साल की थी उस टाइम पे। ओके, दिस वाज इन 2010। तो वो भी टाइम नहीं मिल रहा था। देखिए यहाँ पे ना बहुत सारी
ये एम्प्लॉयमेंट वर्किंग हस्बैंड एंड वाइफ की ये प्रॉब्लम है जिसको हमें यहाँ पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है. ओके. माई वाइफ वॉज इन बैंक एंड आई वॉज इन आर्मी. ओके. राइट. अब मैं प्लेस ए से प्लेस बी पोस्टिंग आता एंड मान लो प्लेस बी मेरे वाइफ की पोस्टिंग का एरिया है एंड उसका भी टाइम पूरा हो गया है, तो मैं प्लेस बी पहुंचता हूँ और मेरे वाइफ का ट्रांसफर प्लेस सी हो जाता है. तो टेक्निकली इट इज अ साइकिल विच इज नेवर गोइंग टू मीट. सो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो गए थे 2010 में एंड वर्किंग कपल्स का आज के डेट में भी जो महाभारत है वो दैट इज कि बच्चा कहाँ रहेगा. राइट. You know, even a child till the age of 12, है ना, ये तो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि उसके पाप माफ होते हैं. वो he needs supervision, he needs guidance, he or she needs guidance. राइट. राइट. तो एक ये बड़ा क्रूशियल टाइम होता है एक बच्चे की साइकोलॉजी को फ्रेम करने का, उसके पर्सपेक्टिव और आउटलुक ऑफ लाइफ को क्रिएट करने का. अब ऐसे टाइम पे हम रिस्क नहीं ले सकते हैं. ओके. एंड तब हमारे टाइम पे क्रैश के अलावा रिसोर्सेज भी बहुत कम थी. आजकल तो एजेंसीज हैं जो मेड्स वगैरह भी आपको हेल्प मिल जाते हैं. जी. है ना. बट उस टाइम पे इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट. ये ऐसी बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए डिसएम्बॉडीमेंट मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन था. तो मैं डिसएम्बॉडीमेंट आया. अब डिसएम्बॉडीमेंट आने का मतलब तो घर चलना तो बंद नहीं हो जाएगा. वी हैड टू डू समथिंग. वी स्टार्टेड लिपि क्रिएशंस. माय वाइफ आल्सो लेफ्ट अ जॉब. वी बोथ स्टार्टेड वर्किंग फॉर लिपि क्रिएशन. गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू अस एंड द राइट हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन पेड ऑफ. हमें अच्छे लोग मिलते चले गए तो कारवां बनता चला गया. तो सर लिपि क्रिएशंस क्या करता था? हम- आइडिया कहाँ से आया? लिपि क्रिएशंस आइडिया, अच्छा देखिए, अब पता नहीं मेरे को मेरे वीडियो में ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं. ओके. कि मुझसे ज्यादा काबिल मेरी वाइफ है. तो बोल दीजिए मैम को. नहीं, उनको पता है. मैं उनको सुबह शाम बताता हूँ ये बात. जी. जी. तो उनका भी काफी डाइवर्सिफाइड लाइफ रही है. ओके. तो वो फैशन डिजाइनर भी हैं, वो सेल्स मैनेजर भी हैं. जी. एंड और ये बचपन में किया हुआ है सोशल सर्विस, यू नो, एनजीओ. उनके मदर काफी इन्वॉल्व थे इन सारी चीजों में. तो एंड बिकॉज शी वाज द एल्डेस्ट चाइल्ड अपने घर की, तो एल्डेस्ट चाइल्ड की मजबूरी होती है जी. जो माँ बाप करेंगे वो करेगा. जी. सो शी हैड बेटर एक्सपीरियंसेस, बेटर आउटलुक, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस. तो हमने मिल करके लिपि क्रिएशन शुरू किया एंड टोटल उनका एक्सपीरियंस काम आया. ओके. हमने गारमेंट्स में ही शुरू किया था. वी स्टार्टेड टेकिंग एक्सपोर्ट ऑर्डर्स ओके. एंड मैन्युफैक्चरिंग इट एंड मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि हमारे पास यूनिट नहीं थी तो हम आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग करते थे. ओके. तो हमने ऑर्डर लिया एंड ट्रांसपेरेंसी के साथ में भी क्लाइंट्स को बता करके कि वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ योर ऑर्डर्स इफ वी गेट देम मेड. राइट. So and quality is uncompromisable. Everybody, you know, it has to be ascertained. तो चल पड़ा. काम किया हमने. फिर 2013 में हमने लिपि क्रिएशंस को ग्रेजुएट किया टू टॉप्स एंड ट्यूनिक्स टेंडिवियस प्राइवेट लिमिटेड. ओके. हमने अपनी ब्रांड लॉन्च की एंड टॉप्स एंड ट्यूनिक्स ओके. हमारे ब्रांड का नेम था. ओके. एंड काफी अच्छा किया. गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू अस. We were the pioneers of online sales with Jabong. जबोंग. Yeah. बहुत साल हो गए सर ये नाम सुने. हाँ बिल्कुल. अब Jabong. मैं बताना चाहूंगा कि Jabong was the first platform that brought this excess of buying goods from your house, trying it and returning it if not found fit. And क्योंकि ये नया था मार्केट में, तो लोग भी बहुत सीखने जानने के लिए उत्सुक थे. तो चल पड़ा वो. राइट. ओके. तो अच्छा बिजनेस किया हमने सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को भी शिपमेंट भेजी. उनके स्टोर्स उधर पे कुछ स्टोर्स के साथ टाई अप किया एंड वी डिड गुड. ओके. दिस ऑल वाज हैपनिंग इन 20 फ्रॉम 2013 टिल 2018. ओके. 5 साल. हाँ, 5 साल आपने अपनी कंपनी चलाई, अपना ब्रांड चलाया. जी. ओके.
एंड बट अब चला तो मैं ये रहा था, लेकिन मेरा अंदर से तो आपको पता है कि मजा तो मुझे पहला वाला काम करने में आ रहा था फौज का। ओके ओके तो कहीं ना कहीं वो भी एक बाल हट जिसे कह सकते हैं, जी, जिद कि जिद कह सकते हैं कि भाई मजा उसमें आ रहा था। एंड समहाउ लग्जरीज, पैसा, फेम, नाम, I they don't attract me, you know. I don't get convinced by these principles and जी। philosophies. मेरा मानना है कि किसी की नियत और चरित्र पे ऐसा प्रभाव डालो कि उसकी नियति पे अच्छा प्रभाव पड़े, ओके तब तो आपने कोई काम किया है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। तो जैसे जब हम टॉप्स एंड ट्यूनिक्स चला रहे थे, तो वी हैड अ वेरी स्मॉल टीम, हम 50-60 लोगों की इनिशियल टीम थी, एंड हमारी बड़ी कोहेसिव टीम थी। हमारे में वी वर एवरीबडी न्यू अबाउट एवरीबडी, कहाँ पे आके कौन फंस सकता है, किसको क्या कमी आ सकती है अपने काम को लेकर के, एंड हम प्री प्रिपेयर्ड रहते हैं। ओके कोहेसिवनेस से केवल इकलौता ये फायदा रहता है कि यू कैन फोरसी व्हाट इज कमिंग। तो मन में तो वही भरा हुआ था कि फौज में जाना है, चिट्ठी भी लिख रहे थे। तो somehow 2018 में अगेन met few good people, things materialized, again called for duty, went to दीमापुर। 2018 में वापस फौज। हाँ, वापस फौज में गए। ओके तब मैं मेजर था जब 2018 में जब ज्वाइन किया मैंने। ओके, मेजर, एज अ मेजर आपने ज्वाइन किया दोबारा। ओके एंड फिर दीमापुर अगेन। देखिए, आपको जब आपको कोई काम पसंद होता है ना, तो आपको ये बात किसी को बतानी नहीं पड़ती कि एक काम मुझे पसंद है। जी। मेरे 2 साल के टेन्योर में 12 एप्रिसिएशन, सेना मेडल डिस्टिंग्विश सर्विस का साइटेशन 2020 में, ये कमाया मैंने 2 साल में। मुझे और कुछ दिखता ही नहीं था, मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं था। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं काम कर रहा था, मुझे मजा आ रहा था। एंड 2020, आप यू विल बी सरप्राइज्ड, मैंने पहली बार हांगकांग की न्यूज़ जब पढ़ी थी, माय वाइफ वाज ट्रैवलिंग एट दैट टाइम इन 2019। माय वाइफ वाज ट्रैवलिंग, वो हांगकांग से उनका लेओवर था फ्लाइट का, तो हांगकांग में वी स्पोक, शी टोल्ड मी अबाउट द सिचुएशन व्हिच इज गोइंग ऑन, एंड only because of the situation that my wife described, although my wife, she was quarantined, she did not come to Dimapur to me वो 1 महीना क्वारंटीन होने के बाद में, because she understood कि something which is coming is cannot be taken lightly, and because the narration that she gave me from the Hong Kong airport, I realized that it is unavoidable. तो हमने, मेरे कंपनी ने पहले मास्क खरीदे थे 2019 में। ओके हमारे पास मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स, ये सारा का सारा पहले से स्टॉक था। जब कोविड ऑफिशियली मार्च में डिक्लेयर हुआ, हमारी कंपनी पहले से प्रिपेयर्ड थी। ओके एंड फिर 2020 में जब कोविड आया, तो मेरे को एक और मौका मिला। जी, मैंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जितने ऑनलाइन कोर्सेज थे कोविड मैनेज, क्योंकि बिकॉज आई न्यू कि ये जो है बिना मेहनत किए अब कंट्रोल नहीं होगा। Everybody needs to give their dedicated efforts to this global pandemic. Otherwise, and the efforts made by our government, that only saved COVID. If it would not be boosting to claim this, you know, हम वैक्सीन लेकर के आए हमारे, because we were very proactive. राइट। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ऑल्दो मेरे को नेशनल टीम का मौका नहीं मिला, मैं चाहता था कि इतने कोर्सेज करने के बाद में मुझे इंडिया की नेशनल कोविड प्रिकॉशन टीम में डाला जाए, उसमें मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं, बट वो मौका नहीं मिल पाया मेरे को फॉर रीजंस। तो कोविड के लिए यू वर प्रिपेयर्ड कि आने वाला है, एंड हाउ कैन यू हेल्प, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट। ओके, एंड ये था 2020 की बात है। वी ऑल हैव बिन थ्रू दैट, मुश्किल वक्त था सबके लिए। वी हैव लॉस्ट so many people, and उसके बाद लेट्स से कोविड को, अब उस टाइम तो सर ये लग रहा था कि शायद पूरी ज़िंदगी ऐसी निकल जाएगी, मतलब पता नहीं, मतलब सब लोग, क्योंकि लेट्स से कोविड के टाइम पे आई वाज मे बी 19-20 समथिंग, तो मतलब अब
19 साल के बच्चे को आप क्या ही बता रहे हो कि भाई ठीक है मास्क पहन लिया, अब शायद ऐसा ही होता होगा। मुझे ऑनेस्टली मुझे यही लग रहा था, ठीक है, तो मुझे यही लग इट रहा वाज इट वाज डिफिकल्ट सिचुएशन था यस एंड सरप्राइज था, राइट बट वी एवरीबॉडी डिड वेरी वेल, यू नो, एंड हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली 2000 100% कि जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट तभी अच्छा कर रही है जब आप खुश हो। गवर्नमेंट के अच्छा करने में आपको तकलीफ भी हो सकती है, राइट जो कोविड में हमको हुई है, दूरी बना के रखो, ऑफिस में आधा काम करेगा आधा Right. नहीं करेगा, Right. बैंक्स में पैसा नहीं मिल पा रहा है लोगों को, सो बट अल्टीमेटली ऑल दीज एफर्ट्स, ऑल दीज डायरेक्शंस, थोड़े से स्ट्रिक्टनेस, इसी ने ही हमको कंट्रोल किया है, हम पैंडेमिक को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाए। राइट तो सर 2020 के बाद, तो यानी कि आप जब 2018 में दोबारा आर्मी में गए, उसके बाद आपने 2 साल सर्व किया 2020 तक, एंड उसके बाद कोविड आ गया तो आपने एक और बार छोड़ दिया। नहीं, मैं 2021 में डिसम्बॉडीमेंट आया, एक और बार? हाँ, ओके एक और बार आया, ओके बट इस बार पॉलिसी चेंज की वजह से आया। ओके हाँ, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ये बात समझना कि जो पॉलिसी चेंज हुई, वो पॉलिसी चेंज क्या थी? पॉलिसी चेंज थी कि अगर, अच्छा, मैं इस चीज को बताने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में 140 करोड़ की जनता में यस मुश्किल से 40 लाख लोग हैं जिनको भारत सरकार ने इजाजत दी है कि लाइन ऑफ ड्यूटी में खुशी खुशी सैक्रिफाइस हो जाओ। इट इज हार्डली 40 लाख, हैंडफुल, राइट? बिल्कुल एंड दीज 40 लाख पीपल, they are duty bound राइट to lay their life on oral orders of their commanders, 100% right? बिल्कुल कोई बिल्कुल डाउट तो नहीं है इसमें, कोई डाउट नहीं है है ना? अब एक पॉलिसी आती है जो बोलती है कि अगर लाइन ऑफ ड्यूटी में आप डिसेबल हो गए, ओके एक सर्टेन सेक्शन वो अगर डिसेबल हो जाता है, तो 2021 से लेके उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट, फॉर एग्जांपल आप मेरी बात करें कि 2021 से लेके 2034 या 35 जो मेरा डेट ऑफ रिटायरमेंट है, जी द गवर्नमेंट, आई वुड नॉट से गवर्नमेंट बिकॉज लेजिस्लेशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, ओके हाँ, आई वुड नॉट से गवर्नमेंट, द पॉलिसी डिसीजन दैट वाज टेकन, दे क्रिएटेड अ ब्रैकेट between two dates, 2021 and 2035, which is my date of retirement. यस अब इस ब्रैकेट में आई एम अ डिसेबल्ड सोल्जर, ओके राइट? सो इस ब्रैकेट में मेरे को ना इलाज मिलेगा, ना तनख्वाह मिलेगी, ना दवाइयाँ मिलेंगी, है ना? लेकिन अगर मैं 2035 जिंदा बच जाता हूँ तो मुझे डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी, मुझे दवाइयाँ मिलेंगी, राइट? सो 2021 से 2035 तक ओके बिना तनख्वाह के, बिना दवाइयों के, बिना मेडिसिन के, विद डिसेबिलिटी, जी क्या कोई सरवाइव कर सकता है? 14 साल है 14 साल है, मेरे लिए 14 साल है। तो दिस वाज अ पॉलिसी चेंज विच आई डोंट नो ये पॉलिसी चेंज आया कैसे। पहली बात, जो चीज कानों को सुनने में गलत लगे वो लेजिस्लेटिवली, कॉन्स्टिट्यूशनली कभी सही नहीं हो सकती, राइट? तो ये पॉलिसी चेंज की वजह से मैं आज, मुझे मौका मिला आपसे मिलने का, आपके सामने बैठा जी। तो लेकिन अगेन मेरे को लगता है कि एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू, विद यू, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, ओके राइट? मुझे मौका मिला कि पढ़ने का, ओके समझने का, जी कि ये ऐसा कैसे हो गया, जी कि इसमें एम्बिग्यूटी कहाँ थी। या तो अब यहाँ पे ऐसी चीजों में दो ही एम्बिग्यूटी आती है, दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो मैं गलत हूं या सामने वाला गलत है, सामने वाला गलत है ना? तो अब ये एम्बिग्यूटी कैसे आई है, इसको समझने के लिए मैंने लॉ पढ़ी। एक सेकंड, तो आपने 2018 और 21 तक आप आर्मी में थे, उसके बाद अब आपने हाँ, 2021 से 2023 3 साल, ओके फिर मैंने लॉ पढ़ी ओके एंड आई डिड गुड। आई बिलीव आई एम थर्ड या फोर्थ, कुछ ऐसा है। 2024 जनवरी हाँ, आप मैं फॉर्मली एडवोकेट एडवोकेट बन गए। ओके ओके
तो मतलब स्टार्टेड फ्रॉम 1997, जी अब हम 2024 में हैं जहाँ पे आप वकील हैं। जी और ये सारी जो हमने अब तक स्टोरी सुनी है, कश्मीर है एंड एवरीथिंग। अच्छा, इसमें सर हाँ एक चीज़ रह गई, जो जो आप 2018 में जब आपने वापस ज्वाइन किया, तो उस टाइम जब आपने बोला कि आपकी जो पोस्टिंग थी वो थी दीमापुर, राइट? तो क्या था वहाँ का एक्सपीरियंस, क्या था उसके बारे में थोड़ा सा? एक्सपीरियंस जैसे अब आप मेजर बन चुके थे, जी। तो क्या क्या फर्क देखा आपने? देखिए थोड़ा सा रोल एक्सटेंड हुआ था, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा होनी थी, थोड़ी सी डिटेलमेंट ज़्यादा होती थी क्योंकि रैंक सीनियर था, तो आप माना जाता है कि आपके पास एक्सपोजर ज़्यादा है तो आप काम अच्छा करेंगे। Right. तो हमने किया भी है, राइट। एंड एक्सपीरियंस वाज वंडरफुल। जो कमी पेशी मेरे को लगता है कि कम एक्सपीरियंस की वजह से जब मैं लेफ्टिनेंट कैप्टन था, तो जब मैं वो नहीं कर पाया, तो वो मेजर बनने के बाद में दीमापुर में मुझे मौका मिला तो हमने वो और अच्छे से किया। ओके। एंड दीमापुर वाज द मोस्ट सैटिस्फाइंग प्लेस फॉर मी, ओके। प्रोफेशनली, पर्सनली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, इन एवरी मैन। मतलब वहाँ के मतलब क्या अच्छा, लाइक अगर मैं बात कर रहा हूँ नागालैंड की, तो नागालैंड के जंगल फेमस हैं, लोग मतलब क्या आपके हिसाब से बेस्ट चीज़ क्या थी? नागालैंड में demography is beautiful, the weather is harsh of course, Okay. the terrain is harsh, and people are very docile, very humble, and very upright, ओके। and very straightforward. जैसे कि It is yes or no, ओके right? It is, if it's a no, then it will remain a no ओके। till the time he is not convinced that he was wrong. Civic sense बहुत है। ओके। हम जब नए नए दीमापुर पहुंचे, हमने पानी खरीदना था तो हमने एक कार रोकी, घर में अगल बगल दुकानें थी, हमने 2 बोतल पानी मांगा तो मैंने 50 रुपए दिए, तो उन्होंने 1 बोतल दी और 30 रुपए वापस कर दिए। मैंने बोला एक और बोतल चाहिए, तो उन्होंने बोला वो बगल की दुकान से ले लीजिए। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग पीयर्स एंड कम्युनिटी लिविंग, कम्युनिटी शेयरिंग, कम्युनिटी ग्रोथ। तो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सिविक ड्यूटी तो हमसे ज्यादा है उनके पास। राइट। ओके। तो इसके बाद लेट्स से अब जैसे आफ्टर दिस, लेट्स से आफ्टर दी 2021 के बाद जब आप तो उसके बाद यू थॉट कि अब आपको लॉ पढ़नी है। जी। ये इसलिए आया क्योंकि वो लॉ की वजह से जो चेंज हुआ था, या ये भी कुछ था कि सोचा था कभी के वकील बनेंगे? देखिए अब मैं आपको यकीन, माय वाइफ डिड हर LLB व्हेन शी वाज वर्किंग विद बैंक। Oh, okay. And she wanted me to do LLB when, at the same time, so that we both can come and give exams together. But somehow I was not inclined to get a new degree, to change my line. But 2021 was the year. There was no other chance left. If you want to understand the law, you have to read it. जी। Nobody else can describe and tell it to you. जी। तो केवल वही एक मोटिवेशन था, वही एक जोश था और बीवी का ताना था। ओके। कि अगर लॉ पढ़ लेते तो शायद तो आज काम आता। जी। तो अब जैसे लॉ इस साल सर आप वकील भी बन गए, आपने वो सब कर लिया जो इंसान शायद कोई एक ही चीज कर पाता है पूरी जिंदगी में, आपने इधर भी कर लिया। इस LLB के साथ साथ में आई हैव रिटन बुक, आई एम राइटिंग अ बुक, Okay. नॉट येट कंप्लीटेड। ओके। आई मेड पेंटिंग्स, आई डिड इंटीरियर ऑफ माय हाउस, एंड अब तो ऑफहैंड मेरे को याद नहीं है, बट लुक आई एम अ पर्सन हु लव्स टू बी बिजी। ओके। लेकिन आप मुझसे अगर पूछोगे कि आज आपने क्या काम किया, तो मैं बता नहीं पाता। एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको। लुधियाने में मैं मतलब जब मैं कमीशन हुआ था जी, तो हमारे इंस्पेक्शन का टाइम था। तो अब सुबह से लाइन एरिया विजिट करना, जवानों का ड्रिल चेक करना, एंड फायरिंग करवाना, BPT रन की प्रैक्टिस करना, तो इट वाज अ बिजी डे। बट ये सब तो काम ही नहीं है ना भाई। सुबह उठ के दौड़ना,
फिर जाके नाश्ता करना, जवानों से मिलना, उनको बताना, उनके साथ फायरिंग करना। तो इसमें 12 साढ़े 12 बज गया। 12:30 बजे जब मैं आ रहा था तो मुझे मेरे कमांडिंग ऑफिसर राउंड पे थे, वो मिल गए। उन्होंने मुझसे पूछा और क्या किया जी। तो मैंने पहले तो सोचा कि क्या किया, फिर मैंने बोला कुछ नहीं। हाँ। देन आई वाज इमीडिएटली डिटेल देन एंड देयर कि शाम को बीपीटी भागो। जब कुछ नहीं किया तो फिर मुझे मेरे सीनियर सबॉल्टन थे, उन्होंने बुलाया, उन्होंने पूछा क्या सुबह सुबह क्या किया। मैं सुबह पीटी गया था। तो बोलता ये क्यों नहीं बताया, मतलब ये कोई काम है? अच्छा। ये कौन बताता है कि मैं पीटी गया था? ओके। तो मैंने वो सारे काम जो किए थे मैंने बताया। उन्होंने बोला यही तो काम है, यही तो तनख्वाह दे रही है तुमको। ओके। तो मैं करता रहता हूँ, मुझे जो चीज मजा आती है। मेरे हिसाब से काम की परिभाषा वो है कि जो पहले से डिसाइडेड नहीं है कि कैसे करना है। ओके। यू नो समथिंग दैट यू हैव क्रिएटेड, यू हैव फॉर्मुलेटेड एंड यू हैव डन, वो तो काम है। ओके। बट जिसका पहले से प्रेसिडेंस बना हुआ है, जो पहले से होता आ रहा है, उसमें केवल आपने वही पढ़ना है और वही जाके कर देना है, तो इट इज नॉट, इसमें आपका ब्रेन तो यूटिलाइज ही नहीं हुआ। ओके। ओके। तो यहाँ पर ना सर मुझे एक एंटरप्रेन्योर दिख रहा है अब आपके अंदर, हकीकत बताता हूँ। नहीं तो जैसे ट्यूनिक्स टेंडिवियस प्राइवेट लिमिटेड नहीं, जैसे एक वो वाली सोच होती है, लेट्स से मुझे ऐसा लगता है 2 टाइप के लोग होते हैं। अच्छा। मैं कहूँगा एक होते हैं जॉब वाले लोग और एक होते हैं स्टार्टअप या फिर लेट्स से कोई कुछ अपना काम स्टार्ट करने वाले लोग। तो जो जॉब वाले लोग होते हैं उनको मैं कहूँगा कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, आपको ऑफिस में इतने बजे आना है, ये आपकी डेस्क है, इस पे बैठना है, ये आपका काम है जिसके लिए आपको ऑलरेडी ट्रेनिंग मिल चुकी है, आपको ट्रेन भी किया गया है, यही करना है, इसके आगे नहीं सोचना, इसके पीछे नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, यही करना है। एक होता है जिसको खुद से करना है, अब उसे एक एक चीज देखनी है, ये देखना है ये होता कैसे है। हो सकता है कि ठीक है, मान लेते हैं कि आपने लॉ कर ली, आप उसके जो भी उसके आसपास चीजें होंगी सब आप हैंडल कर सकते हैं। अब अगर आपको कल को एक पोस्टर प्रिंट करना है, हाउ विल यू डू इट? तो अगर एक एंटरप्रेन्योर है, लेट्स से आप हैं, तो यू विल फाइंड अ वे। डेफिनेटली। और ये हर किसी में ये ट्रेट नहीं है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जो चीज पहले से डिसाइडेड है जी, उसके पीछे एक आदमी मेहनत कर चुका है। हाँ बिल्कुल ठीक है, राइट। तो जिस पे मेहनत हो चुकी है उस पे आप मेहनत कैसे कर सकते हो? राइट। लेकिन फिर आप सीख भी नहीं रहे। फिर हम सीख भी नहीं रहे। जो आज के डेट में आप देखोगे, खासकर बच्चों में, मैं देखता हूँ, मैं जब LLB कर रहा था तो हम लोग को भी प्रोजेक्ट्स होते हैं बनाने के लिए, फाइल्स बनानी होती है, तो जनरली शॉर्टकट्स लोग ले लेते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं, हाथ से लिखो तो याद रहता है जी। तो खुद करने वाला और करवा लेने वाला दोनों के अलग अलग, जब वो वाइवा में जाते हैं तो दोनों के आंसर्स अलग हो जाते हैं। जी। क्योंकि जिसने खुद लिखा है जी वो तो बता रहा है जी, लेकिन जिसने दूसरे से करवाया या उसने प्रिंट करवा लिया है तो उसके पास वाइवा में आंसर्स नहीं होते हैं। तो अब ऐसा भी नहीं है कि पहले किसी ने वो प्रोजेक्ट किया नहीं था, जो मैंने लिखा है वो पहले से भी तो किया हुआ था। राइट। तो लेकिन अब क्योंकि मेरा असेसमेंट ही उसके ऊपर है तो मैं उसको धांस से लिख रहा हूँ। बट अगर मेरा असेसमेंट नहीं होता, वो मेरा काम होता कि मेरे को से जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर एक पेपर सबमिट करना है, ओके, तो अगर ये मेरी नौकरी वाला काम होता तो जूरिस्प्रूडेंस पे तो बहुत लोगों ने काम किया हुआ, उससे अच्छा काम किया हुआ, तो मैं भी प्रेफर करता कि मैं किसी अच्छे फिलोसफर या किसी अच्छे लीगल प्रैक्टिशनर का डॉक्यूमेंट उठाता, कॉपी करता, उनके नाम के साथ जमा कर देता। लेकिन जहां पे मेरा असेसमेंट होना है, जहां पे मेरी वर्थ उससे कैलकुलेट होनी है, वहां पे इट हैज टू बी माय वर्ड्स, माय इंटरप्रिटेशन, माय अंडरस्टैंडिंग। यस। तो दोनों में, जिसमें आपका अंडरस्टैंडिंग है, आपका इंटरप्रिटेशन है, दैट इंटरेस्ट यू मोर। राइट। राइट। तो मैं इस वाली कैटेगरी में अपने आप को फिट समझता हूँ। ओके सर, अगला सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, दैट इज अबाउट कि एक अच्छा ऑफिसर बनने के लिए, क्योंकि यू स्टार्टेड स्मॉल, फिर आप बहुत ऊपर आए, क्या चीजें जरूरी होती हैं? देखिए, अच्छा ऑफिसर, अच्छा इंसान, मतलब इट्स अ सेम थिंग। ओके। अच्छा इंसान होना जरूरी है, आप जो काम करोगे उसमें अपने आप अच्छे हो जाओगे। अच्छा आर्मी ऑफिसर बनने के लिए आपको डिलीजेंस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए, ओके, rather than डिलीवरेंस पे। ओके। जैसे अभी आप लोग अभी देख ही रहे होंगे कि दिस गवर्नमेंट, द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज सो काइंड, सबको खुला हाथ दे रखा है।
कि अपना काम करो, कोई दिक्कत आए तो गवर्नमेंट के पास में हो। तो अब ये जो एम्पावरमेंट ऑफ ऑफिसर्स है, इसको डिलीवरेंस नहीं चाहिए। हम गलत रेस में भागने लग जाते हैं ओके कि हमें बस डिलीवर करना है। डिलीवरेंस तो बाय डिफॉल्ट होना है, वो तो आप रोक ही नहीं सकते हो। हमको केवल डिलीजेंस पे फोकस करना चाहिए। ओके तो एक अच्छा आर्मी ऑफिसर, फॉर दैट मैटर एनी पब्लिक ऑफिसर, diligence has to be more important than deliverance, and you should know what you are there for. अपना काम जानिए, अपना काम सीखिए और अपना काम करिए, बस। राइट राइट। एंड अगर लेट्स से इसके बाद मैं बात करता हूँ कि एक मेजर इशू मैंने सुना है जो आर्मी के लोगों के साथ होता है, दैट इज के आफ्टर देयर टाइम इन द आर्मी, तो उसके बाद ना लोग दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। और एक चीज जो इसमें एक और चीज है, दैट इज PTSD। तो क्या करे आदमी? देखिए, पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। ओके ये हमारे जितने भी सोल्जर्स हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि केवल हमारी, ये केवल आर्मी के ही सोल्जर्स की प्रॉब्लम है। ये CAPFs में भी इक्वल है, ये स्टेट पुलिस के लोगों में भी इक्वल है। जो हमारा काम करने का तरीका है, जो हमारा काम करने का क्षेत्र है, एरिया है, हमारा वर्क एनवायरनमेंट है, ये बहुत सेक्लूडेड है एंड कि इंटरेक्शन कुछ है नहीं। हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पॉलिसीज आ रही हैं एम्पावरमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अपना कोई थोड़ा सा भी टाइम किसी और एक्टिविटी में अपनी मिलिट्री सर्विस के अलावा फोकस करने में। लेकिन जब हम रिटायर होते हैं तो फिर तो अब वो कार्य क्षेत्र तो हमारा पीछे छूट गया। अब हम 24 आवर्स एक ही सोसाइटी देख रहे हैं जो हमने पिछले अपने से अराउंड 20 इयर्स तो मैंने देखी नहीं। राइट। तो लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैंने नहीं देखी तो इस 20 इयर्स में इसने जर्नी नहीं की है। राइट। ये भी तो जर्नी कर रहे हैं अपनी। राइट। तो ये जो 20, ये टाइम ट्रेवल है। फौज की नौकरी टाइम ट्रेवल है। आपको एक नए टाइम में लेके आती है और जब आपको छोड़ती है तो टेक्निकली आप उसी टाइम में होते हो, बट जीवन जो है वो वर्तमान में चल रहा होता है। सो ये जो गैप है, ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसको हमें फोकस कर रहे हैं हम लोग, आर्मी कर रही है। रीसेटलमेंट कोर्सेज हैं बहुत सारे, एंड हम लोगों ने खुद, जब मैं 103 में था, हमारे एक CEO थे कर्नल विवेक अनंत कृष्णन, तो ही टुक मेजर इनिशिएटिव KVIC, खादी ग्राम उद्योग विकास का जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उनको बुला के, MSME को बुला करके स्किल डेवलपमेंट कंप्यूटर कोर्सेज करवा करके कौन से आप अप्लाई कर सकते हो उसके रिटन एग्जाम की तैयारी करवाना। तो वी ट्राइड डूइंग ऑल दिस एंड वी गॉट गुड रिजल्ट्स आल्सो। लेकिन फिर कमिटमेंट्स है, ये तो हमको टाइम मिल गया 6 महीने साल भर का, तो हमने अफोर्ड कर लिया स्किल डेवलपमेंट, बट बाकी तो हमें टाइम ही नहीं मिलता है। तो हमको सेल्फ इनिशिएटिव में काम करना पड़ेगा। हमें जो करना है वो हमको अपना सेल्फ हॉबी बना के करना पड़ेगा। हमारे पास एग्जांपल्स हैं इंडियन आर्मी में जहां पे इधर नौकरी खत्म हुई है जवान की, एंड oh, he is absorbed in bank, in civil, state police, in paramilitary, those, but they did this in their own time. बाकी जो नहीं कर पाते हैं अपने टाइम पे, जिनके ड्यूटी डिमांड ज्यादा होते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट बहुत ध्यान रखती है, उनको रीसेटलमेंट कोर्सेज करवाती है, IM से भी कोर्सेज करवाते हैं ऑफिसर्स को, तो ध्यान रखा जाता है। लेकिन सेल्फ इनिशिएटिव आई गेस कि थोड़ा सा मिसिंग है यहाँ पे। तो जो करना चाह रहा है वो कर रहा है, और जो नहीं कर पा रहा है वो सीख रहा है। ओके सर, इसमें ना एक जो आजकल एक चीज चल रही है, मतलब पिछले 1 आधे साल से, दैट इज अग्निवीर स्कीम। अब अग्निवीर के ऊपर लोग कंफ्यूज भी हैं, लोगों को लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है, या जैसा उन्होंने सोचा था ऐसा नहीं है, चीजें चेंज हो गई हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है? क्या एक जवान को ये महसूस होना चाहिए कि वो अपनी जान दांव पे लगा रहा है देश के लिए, और उसका देश उसके लिए ये भी नहीं कर रहा कि उसको सही सुविधाएं दी जाएं जब वो आर्मी में सर्व कर रहा है या कर चुका है उसके बाद? देखिए, अग्निवीर जो है
पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट अगर कोई भी नई चीज इंट्रोड्यूस कर रही है, चाहे वो स्कीम हो, पॉलिसी हो, या कोई लॉ है, कोई लेजिस्लेशन है, तो it is the overall intention of that particular action by government is to bring a positive change. ओके. चाहे ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हो, चाहे सोसाइटल चेंज हो. अग्निवीर जब लेके आया तो एक ये बहुत बड़ा रिफॉर्म था राइट. इंडियन आर्मी के लिए. राइट. और जब अग्निवीर अनाउंस हुआ तो हम डिलीवरेंस पे पड़ गए. हमने डिलीवरेंस कर दिया. डिलीजेंस हमसे नहीं हुआ. तो जो डिलीजेंस की छोटी मोटी कमियां रह गई थी वो अब पूरी हो गई यहाँ करके. तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल 2 साल का जो 3 साल का फेज रहा है अग्निवीर का, ये थोड़ा सा टर्बुलेंट रहा है. जो अग्निवीर भर्ती होकर के आए उनके लिए भी, उनके पेरेंट्स के लिए भी, और आर्मी के लिए भी. क्योंकि उतनी ही परेशानी हर किसी को दी. राइट. कि अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो हम भी कहीं ना कहीं कुछ लॉस उठा रहे हैं उनकी वजह से. So, but now we have amicably worked on these issues. Now it is resolved. ओके. एंड सर यहाँ पर मैं बस, अब मेरा अगला सवाल अब बहुत अलग फेज में चलते हैं, दैट इज कि अब फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं इसके बाद. नाउ दैट यू हैव सर्व्ड द आर्मी, आपने अपने देश की सेवा कर ली, उसके बाद आपने अपनी कंपनी भी खोल ली, आप वकील भी बन गए, आप बुक भी लिख रहे हैं, राइटर भी हैं, पेंट भी करते हैं, एवरीथिंग. यू लव एवरीथिंग यू डू, या यू डू एवरीथिंग यू लव, जो भी मे बी. राइट. तो अब फ्यूचर प्लान्स क्या है? देखिए, मेरा आपसे मिलना और आगे का जो मेरा प्लान है, मैं चाहता हूं कि हम एक ऐसा सेटअप क्रिएट करें जहां पे हम 3 बहुत एसेंशियल रोल्स प्ले करेंगे. ओके. पहला, मैं चाहता हूं कि आई शुड बी एबल टू हेल्प दोज गाइज, दोज पीपल, दोज स्टूडेंट्स जो अभी जॉब के लिए तैयार हो रहे हैं. ओके. मैं उनकी डिजायर कि उनको क्या नौकरी करनी है, उनकी एलिजिबिलिटी कि क्या पढ़ेंगे तो अप्लाई कर सकते हैं, उनके क्वालिफाइंग कि एग्जाम पास करेंगे तो आप आ सकते हैं. ये 3 पे मेरा कोई बस नहीं है, कोई जोर नहीं है, इस पे मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूं बताने के लिए. मेरा रोल आता है कि जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, आपको पता होना चाहिए. और जिस सर्विस को आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हाउ टू बी रेडी फॉर द जॉब. आपने इंजीनियरिंग कर लिए, आप एलिजिबल हो गए, आपकी सपोज इनोवेशन करने का आपकी ललक है, आपने साइंटिस्ट के लिए डीआरडीओ, डीआईपीआर, जिसमें भी आपको जाना है, आपने उसमें अप्लाई किया क्योंकि आप इंजीनियर हैं, आप एलिजिबल हो गए. राइट. आपने डीआरडीओ का एग्जाम दिया, आप क्वालिफाई हो गए. बट ये आपकी डिजायर, आपकी एलिजिबिलिटी और आपका क्वालिफाई कर लेना आपको सूटेबल नहीं बनाता है आपकी जॉब के लिए. ये बात हमको पता होनी चाहिए. हमको जो सूटेबल बनाता है हमारी जॉब करने के लिए, वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जॉब है. हाउ टू बी रेडी फॉर द जॉब विच यू वांट टू डू फॉर द मैक्सिमम बिगेस्ट पोर्शन ऑफ योर लाइफ. यस. राइट. So how to be job ready is my first aim for all those students and aspiring employees of future. दूसरा है to empower them to understand what the employer is looking for in them and what they should seek from their employer. Okay. How to make a cohesive relation between employee and employer, which can be carried forward till eternity of time, you know, because nobody wants to switch over jobs. Right. Everybody wants a static kind of Stable working job. environment जहाँ पे वो रोज ऑफिस जाए, शाम को घर आए, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करे and be happy. Everybody is happy, the company is making profits and he is also happy in his family time. Right. तो उसके लिए एक कॉमन पॉइंट का आना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के, वो अंडरस्टैंडिंग ही हो सकता है. तो वो अंडरस्टैंडिंग में हम कैसे काम करें. जो तीसरा मैं काम करना चाहता हूं इसके साथ में, वो ये है कि जितने मैं ऑर्गेनाइजेशंस देख रहा हूं, एमएनसीज देख रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कोई मेहनत नहीं कर रहा. एवरीबडी इज मेकिंग पॉलिसीज, दे आर ब्रिंगिंग इन चेंजेस टू एम्पावर देयर एम्प्लॉइज.
बट हम क्या एम्प्लॉय कंटेंटमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं? क्या हमारी पॉलिसीज जो हम सोच रहे हैं वो ग्राउंड पे उतना इफेक्ट आ रहा है? तो आई वांट टू क्रिएट सम एजेंसी विच कैन ऑडिट द कंटेंटमेंट रेशियो ऑफ द एम्प्लॉयर्स बेस्ड ऑन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड द पॉलिसीज फॉर योर एम्प्लॉयज. So it has to be three-way round, right? जहाँ पे how to be ready for the job, what you should look from your employer and what employer should look in employee, how to groom each other basically. yes. Right? And third is how to ensure that your policies remain in ambit of your articles and does not affect the contentment of your employees. Right. तो सर दिस इज सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे. बिल्कुल. ठीक है. इट वॉज सर माई ऑनर टू हैव यू हेयर. थैंक यू सो मच. सर बहुत अच्छा लगा. हमने एक्सपीरियंसेस आपने इतने शेयर किए. ग्लैड. Thank you so much. रियली लाइक अप्रिशिएट. Thank you so much and all the best to you and your team. Keep doing good. थैंक यू सर. Thank you. तो ये था एपिसोड नंबर 1 और इसमें आई होप आपने आर्मी और उनके तौर तरीकों के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें जानी और सीखी. नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस और हाउ टू बी अ गुड एम्प्लॉई, हाउ टू बिकम एम्प्लॉयबल. इन सब चीज़ों के बारे में सर ने अपने एक्सपीरियंसेस आगे वीडियो में शेयर करे हैं. तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. तब तक आप देखते रहिए क्या सीन है.